नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प खबर। सबकी अलग अलग ग़िज़ाई आदतें होती हैं। ये आदतें अलग अलग ममालिक और अलग अलग रियासतों में मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रियासत आंध्र प्रदेश के 4 अजला में इन दिनों गधे का गोश्त खूब फरोख्त हो रहा है। हद ये हो गई कि गधे कम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासतों से गधों की स्मगलिंग की जा रही है। आप शायद सोच रहे होंगे कि गधे के गोश्त के इस्तेमाल की वजह क्या है, इसके क्या फ़वायद हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह वही है जिसके इलाज के नाम पर धोखा भी दिया जाए तो लोग दवा देने वालों को खुद की बदनामी के खौफ से बदनाम नहीं करते। रियासत में ये बात खूब फैला दी गई है कि गधे के गोश्त में व्याग्रा जैसी ताकत होती है और इसका गोश्त इस्तेमाल करने से मर्दानगी में इजाफा होता है। इस अफवाह ने गधे के गोश्त की कीमत मटन की कीमत तक पहुंचा दी। गधे का गोश्त फी किलो 500 था 700 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इस अफवाह से जहां गधे का गोश्त फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई, वहीं गधे खत्म हो रहे हैं। जगह जगह गधे के गोश्त की दुकानें भी बहुत खुल गई हैं। मुल्क भर में पहले गधे का इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए होता था। खास तौर पर ये गधे धोबियों के पास नजर आते थे। उनके अलावा लोग गधों को रेत और मिट्टी के अलावा दीगर सामान एक मकाम से दूसरे मकाम मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये तो थी ज़रूरत जो इंसान को गधा पालने पर मजबूर करती थी। लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। आंध्र प्रदेश में इन दिनों गधे की तलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रियासत के 4 अजला कृष्णा, गुंटूर, मगरबी गोदावरी और प्रकाशम में चिकन और मटन के साथ साथ गधे के गोश्त की तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। हद तो ये हो गई है कि गधे के गोश्त के लिए उन जानवरों की चोरी भी हो रही है। उन गधों को चोरी करके उन इलाकों में फरोख्त किया जाता है जहां उसके गोश्त की डिमांड ज़्यादा है। विजयनगरम पुलिस का कहना है कि जिले में कई बार गधों की चोरी होने की शिकायत उसूल होती है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने मुंबई से लाए जाने वाले 8 गधों को बरामद किया था। इसी तरह दाचपल्ली में भी 39 गधे बरामद किए गए। हमारी जानकारी के मुताबिक साल 2019 की जानवरों की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क भर में गधों की तादाद 1,20,000 थी, जबकि आंध्र प्रदेश में सिर्फ 5,000 गधे थे। 2012 के सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 12,000 गधे थे। यानी 7 साल में गधों की तादाद में 5,000 की कमी हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे मुल्क में गधों की तादाद में 61% कमी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक गधे के गोश्त के इस्तेमाल से जिनसी कुव्वत में इजाफे का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है और ना ही गधे के गोश्त में ऐसी कोई खासियत है। बल्दी हुक्काम के मुताबिक खुराक से मुतालिक कवानीन के तहत गधे का गोश्त इंसानों की खुराक की फहरिस्त में शामिल नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसका गोश्त खाने से क्या होता है। लेकिन डॉक्टर्स की बात मानने को लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि इस बात की अफवाह जिस तरीके से फैलाई गई है वो बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाई गई और लोग हकीकत जानने के बजाय सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, जिनसी क़ुव्वत में इजाफे के ख्वाहिशमंद अफराद की वजह से गधों की डिमांड बढ़ गई है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों को तशवीश है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो जल्द ही रियासत में गधे नज़र नहीं आएंगे और लोगों का कहना है कि गधे को देखने के लिए शायद उन्हें जू पार्क जाना पड़ेगा। कलकत्ता के स्ट्रैंड रोड इलाके में पीर की रात एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर शदीद आग लग गई। इसे बुझाने के लिए मौके पर 15 फायर टेंडर भेजे गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 फायर फाइटर्स, 2 पुलिस एहलकार और एक पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। जराये ने बताया कि आग लगने से पहले इमारत में धमाका हुआ था। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची वेस्ट बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस हादसे पर सियासत नहीं कर रही है, लेकिन रेलवे ने रेस्क्यू के लिए बिल्डिंग का नक्शा ही मुहैया नहीं कराया। सीएम ने मरने वालों के अफराद खानदान को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी हादसे पर दुख का इजहार किया। पीएम रिलीफ फंड से मरने वाले लोगों के अफराद खानदान को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। हेलो বাইরে রাস্তায় আছি অফিসের বাইরে রাস্তায় আছি
দুপুর তো আরো কিছু হাওড়া পাবে দুপুরে না গঙ্গা হাওড়া लोकसभा में महंगाई के मामले पर अपोजिशन ने बजट इजलास के दूसरे दिन भी आज जबरदस्त हंगामा किया, जिसके सबब वक्फे सवाल के बाद वक्फे सिफर भी मुतासिर रहा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीनाक्षी लेखी को ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। जैसे ही मीनाक्षी लेखी ने 12 बजे ऐवान की कार्रवाई का दोबारा आगाज किया, अपोजिशन के अरकान ऐवान के वसत में आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान में पेश किया और मेंबरों से अपील की कि वो अपनी जगह पर जाएं और कार्रवाई को आसानी से चलने दें। उनकी अपील पर अरकान ने तवज्जो नहीं दी और हंगामा और नारेबाजी जारी रही। जब हंगामा ना रुका तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के महज 5 मिनट के दौरान दोबारा मुलतवी कर दी। इससे कबल जैसे ही सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन मेंबरान नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में आ गए। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें खामोश रहने और वक्फे सवाल चलने देने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात ना मानी और हंगामा करते रहे। उधर ऐवान में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐवान में अपोजिशन जमातों के मेंबरों के खिलाफ डिजिटल इम्तियाजी सलूक किया जाता है। हम ऐवान में जो भी मसला उठाना चाहते हैं वो टीवी पर नहीं दिखाया जाता। तमाम मेंबरों के हुकूक एक जैसे हैं, लेकिन हम जो भी कहना चाहते हैं हमें ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ऐवान की कार्रवाई के दौरान कैमरा सब पर होना चाहिए। चौधरी के एतराज़ के जवाब में बिरला ने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम मुल्क को दिखाएं कि आप ऐवान में हंगामा कर रहे हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने भी शोर शराबे को गलत बताया और कहा कि अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल डालना चाहते हैं, शोर और हंगामा करते हैं, जो नामुनासिब है। इस दौरान जैसे ही हंगामे में इजाफा हुआ तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी थी। 2 बार मुलतवी करने के बाद जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की गई तो अपोजिशन अराकीन नारेबाजी करते हुए स्पीकर के पोडियम के नज़दीक आ गए और जोर से चिल्लाने लगे। अग्रवाल ने उन्हें कहा कि जिन मसलों पर अपोजिशन बहस का मुतालबा कर रही है उन सभी की मुतालबात पर हुकूमत गौर करने के लिए तैयार है और अराकीन अपनी सीटों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई चलने दें। लेकिन अराकीन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और हंगामा करते रहे, जिसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 16 पर जो मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 287वां और 228वां प्रतिवेदन को की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 16A श्री प्रहलाद जोशी जी। महोदया, मैं कार्यमंत्रण समिति का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 17 श्री मनसुख भाई मंडाविया जी। Sir, I rise to make the statement regarding the status of the implementation of the recommendations contained in 2nd and 6th report of the Standing Committee of Chemicals and Fertilizer on demands of grant 2019 and 20 and 2020 and 21. Respectively, श्री PC गदोदरे जी। I rise to present a copy each of the 24th, 25th. कांग्रेस की सरबराही में अपोजिशन पार्टियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के मामले पर बातचीत का मुतालबा करने के लिए राज्यसभा में आज मुसलसिल दूसरे दिन हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई 2 बार मुलतवी करने के बाद ऐवान दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया।
अपोजिशन के हंगामे की वजह से मंगल के रोज भी ऐवान में कोई भी कानून साज काम नहीं हो सका और उसकी कार्रवाई पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और बाद में पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन की हंगामा आरआई की वजह से पीर को भी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी थी। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने वजीर इत्तलात और टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद से बिल एक पेश करने के लिए कहा। इस पर अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान में बहस के मुतालबे का अदा करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले जबरदस्त इजाफे की वजह से अवाम पर चौतरफा असर का मामला उठाया। हरिवंश ने कहा कि उन्होंने बार बार कहा है कि चेयरमैन की इजाजत के बगैर इस मसले पर बात नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मेंबरान ने इस मसले पर तवज्जो दी है और उसके अलावा अराकीन तशखीस बिल और वजारतों के काम के बारे में बातचीत के दौरान भी अपनी बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के फैसले पर असर नौ गौर नहीं किया जा सकता, लिहाजा अपोजिशन अराकीन को कार्रवाई करने दें, क्योंकि ऐवान में एक अहम बिल पर तबादला ख्याल होना है जो एक ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। देश के लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत में भी 1 करोड़ और 66 लाख जो है हॉस्पिटल एडमिशन जो है गरीब लोगों के हुए हैं और सारे देश में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर प्रिवेंशन, प्रमोशन और पॉजिटिव हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए सब देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट करने की प्रक्रिया एक्टिविटी चल रही है, जिसमें से ऑलरेडी सब 63,000 कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। 70,000 अभी से 31 मार्च तक और अगले साल दिसंबर में 1.5 लाख के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ इतनी बड़ी संख्या के अंदर हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, वहाँ पर सर डायग्नोस्टिक्स के लिए, वहाँ पर दवाइयों के लिए ब्रीफ, ब्रीफ, सब चीजों के लिए सर भारत सरकार द्वारा फैसिलिटीज दी गई है और ये प्रक्रिया लगातार 5-6 सालों से बहुत तेजी से चल रही है सर। House is adjourned till 2 p.m. House is adjourned till 2 p.m. उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से जारी सियासी उठापटक के बाद वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन पहुंचकर गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। गवर्नर ने उनका इस्तीफा कबूल करते हुए नए सीएम की तैनाती तक इस ओहदे पर बने रहने को कहा। अगले वजीर आला के तौर पर रियासत के हायर एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत के नाम की बहस है। उन्हें सरकारी हेलीकॉप्टर से देहरादून बुलाया गया। कल यानी चारशंबे की सुबह 10 बजे पार्टी की जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसकी मीटिंग होगी, उसमें नए कायद का इंतखाब होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावत ने कहा कि मैं लंबे वक्त से सियासत में काम कर रहा हूं। बीजेपी ने जिंदगी में ये सुनहरा मौका दिया। मैंने छोटे से गांव में जन्म लिया था। मेरे वालिद साबिक फौजी थे। कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी मुझे इतना बड़ा ओहदा देगी और इतनी इज्जत देगी। बीजेपी में ही ये मुमकिन था। हालांकि सीएम ओहदे से हटाए जाने पर त्रिवेंद्र का दर्द भी सामने आया। जब उनसे अचानक इस्तीफे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, इसकी वजह जानने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि सलामती दस्ते नए महाजों पर लड़ने के लिए तैयार उन्हें करना होगा। उन्हें जिस रिवायती महाज पर लड़ने के लिए तैयार किया गया था, इस सोच को तब्दील करके मुरवजा निज़ाम के बजाय बिला सरहद जंग के लिए तैयार होना होगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी सलामती दस्तों को 2.5 महाज की जंग लड़ने के मकसद से तैयार किया गया था और अब ये पुराना पड़ चुका है। हमें इस बिला सरहद की जंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। यहाँ ये रिवायत और विरासत की बात नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को बदलने और बहैसियत कौम काम करने के तनाजुर में है। कांग्रेसी लीडर के
2.5 महाज का मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को चीन और पाकिस्तान की सरहद पर जंग लड़ने के साथ साथ दाखिली सलामती के महाज पर लड़ने के लिए तैयार किया गया है। उनका कहना है कि अब सूरत हाल बदल गई है और उन्हें नए किस्म के जंगी महाजों पर लड़ने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। पार्टी की मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बजट में फौजियों के भत्ते में कटौती करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वोट बटोरने के लिए फौज के भत्ते काटने के बाद अब दिफाई बजट में तखफीफ शर्म की बात है। वेस्ट बंगाल में असेंबली इंतखाबात को लेकर हलचल तेज हो गई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल के रोज दोपहर करीब 3 बजे नंदीग्राम पहुंचकर बीजेपी को चुनौती दी। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं घर से चंडी पाठ करके निकलती हूं, अगर नंदीग्राम की आवाम कहेगी तभी यहां से नॉमिनेशन फाइल करूंगी। ममता ने कहा कि यहां बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात को अनसुना करना है। उन्होंने कहा कि मैं गांव की बेटी हूं, हर नाम भूल सकती हूं, लेकिन नंदीग्राम को नहीं। सिंगूर और नंदीग्राम को मैं ही साथ लेकर आई हूं। ये सीट खाली होने की वजह यहां से इंतखाब लड़ रही हूं। मैं बहुत तकालीफ सहकर यहां तक पहुंची हूं। आपको याद रखना होगा कि मैं किस तरह यहां पहुंची हूं। ममता इसी असेंबली सीट से इस बार इलेक्शन लड़ रही हैं। उनका सामना उनके पुराने साथी और तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके शुभेंदु अधिकारी से होगा। केरल हमेशा के लिए नए बदलावों के लिए जाना जाता है। रियासत के असेंबली इंतखाबात में भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है जो मुल्क के किसी भी रियासत में किसी भी पार्टी ने अब तक नहीं किया। यह एक्सपेरिमेंट बरसरे इख्तिदार CPIM करने जा रही है। लेफ्ट पार्टी पहली बार 2 टर्म नॉर्म लेकर आई है। इसके तहत लगातार 2 बार इंतखाबात जीत चुके MLAs को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस कायदे के तहत 25 MLAs को टिकट उनका कटेगा। इस नए गाइडलाइंस पर CPIM पॉलिट ब्यूरो के सेक्रेटेरिएट की मुहर भी लग चुकी है। इस नए रूल की वजह से जिन MLAs को टिकट नहीं मिलेगा उनमें 5 वुज़रा और असेंबली के स्पीकर भी शामिल हैं। टिकट कटने वालों में 5 MLAs ऐसे हैं जो 6 बार से जीत रहे हैं, 1 MLA 5 बार से, 3 MLAs 4 बार से और 4 MLAs 3 बार से जीत रहे थे। इस नए कानून की वजह से या इस नए रूल की वजह से CPIM की स्टेट कमेटी जिसे लेकर आई है उसे शदीद तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। इससे रियासत के कई हिस्सों में पार्टी कैडर के लोग नाराज भी हैं क्योंकि उनके फेवरेट कायदीन का टिकट काटा जा रहा है। कुछ कमेटी के कायद भी इससे सहमत नहीं है, लेकिन इस पर CPIM के कायद और वजीर आला P विजयन का कहना है कि अगले इंतखाबात के दौरान मैं भी 2 टर्म नॉर्म के अंदर आऊंगा। इसलिए ये जो गाइडलाइन है वो हर किसी के लिए है। 2 टर्म नॉर्म में पहले कहा गया था कि ये क़वायद 2019 में आम इंतखाबात लड़ चुके कैंडिडेट्स पर भी लागू होगा, लेकिन बाद में लोकसभा इंतखाबात को इससे बाहर कर दिया गया था। वज़ीर आला P विजयन 5 बार MLA रह चुके हैं। वो लगातार 2 बार इंतखाब नहीं जीते हैं, इसीलिए इस क़वायद के दायरे में वो नहीं आते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में पीर के रोज आए कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने अपोजिशन पर सवाल उठाए हैं। मंगल को बीजेपी कायद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने सवाल किया कि अब जबकि आरिस खान मुल्जिम करार दिया गया है तो क्या अब सोनिया गांधी आंसू बहा रही हैं या नहीं। इस मामले में आरिस खान को सेक्शन 302, 307 और आर्म्स एक्ट में मुजरिम करार दिया गया है। सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिस भाग गया था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक ऐसे वाक़े को लेकर क्लोजर मिला है जिसने मुल्क की सियासत को पिछले 22 सालों से मुतासिर किया है। मुल्क की हिफाजत और दहशतगर्दी के मामले में भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियां दहशतगर्दों के साथ में खड़ी होती हुई नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि बाटला हाउस मामले में कोर्ट ने पाया कि ये मुल्क की सालमियत पर हमला था। महत्वपूर्ण मामले पर ये पार्टी की ओर से प्रेस में कर रहा हूं। डॉक्टर पात्रा भी साथ में हैं। एक ऐसी घटना को कल क्लोजर मिला है बाटला हाउस कांड में, जिसने देश की राजनीति को पिछले 22 वर्षों से बहुत प्रभावित किया है। Yesterday's conviction in the Batla House encounter
is a triumph of India's judicial process, a validation of the courage shown by the Delhi police officials in containing terrorism, and a closure to the rampant vote bank politics which happened in the last 12 years. और आज मैं आपके सामने वही विस्तार से रखूंगा कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गईं और दिल्ली के अंतर्गत एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें पूरे पुलिस के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई। आपको मालूम है 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। ग्रेटर कैलाश में हुए थे, डिफेंस कॉलोनी में हुए थे, शायद कनॉट प्लेस में हुए थे, कई जगहों पर हुए थे। इसमें 39 लोग मारे गए और 159 घायल हुए। इट वॉज ए डेडली टेररिस्ट अटैक। स्वाभाविक है, भारत की राजधानी दिल्ली है, 30 लोग मारे गए, 100। कुछ दिनों पहले साउथ मुंबई में इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक कार मिली थी, स्कॉर्पियो कार मिली थी, उसमें जिलेटिन स्टिक्स थी। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगातार इसकी जांच में जुटी है। मुंबई पुलिस की टीम भी 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज के सहारे जांच को आगे बढ़ा रही है। इस बीच इस केस से जुड़ा एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स पीपीई किट पहनकर उस जगह के पास से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या पहचान छुपाने के लिए किसी शख्स ने जानबूझकर पीपीई किट पहनी थी। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें स्कॉर्पियो कार और एक इनोवा कार नजर आ रही थी। एक थियरी यह भी सामने आ रही थी कि पीपीई किट पहनने वाला कार का ड्राइवर हो सकता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया था। ये इनोवा 2 बार मुंबई में स्कॉर्पियो के पीछे नजर आई थी। मुंबई एटीएस को मिले इस सीसीटीवी फुटेज से बड़ा सुराग मिला है। जराये के मुताबिक ये उसी इनोवा कार का ड्राइवर हो सकता है जो कम से कम 2 बार एंटीलिया के आसपास देखी गई है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 77 लाख से ज्यादा हो गया। 9 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 26 लाख 12 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया में 2 लाख 92 हजार से ज्यादा नए केसेस सामने आए और 6000 से ज्यादा मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी दौरान अमेरिका में कोरोना के मामले 2 करोड़ 90 लाख के पार हो गए हैं। वहीं वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5 लाख 25 हजार से ज्यादा हो गया। CSSE के आंकड़ों के हवाले से सिन्हुआ समाचार एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि यूएस की रियासतों में कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जो इस वक्त 35 लाख 99 हजार से ज्यादा हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नासिक में वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा और मंगल से कई दीगर पाबंदियां भी लगाए जाने का फैसला किया गया है। वजीर आला उद्धव ठाकरे के हालात के रिव्यू करने के बाद इंतजामिया ने तय किया कि जिले में 15 मार्च के बाद से शादी के प्रोग्रामों की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन्हें पहले 15 मार्च तक के लिए इजाजत मिल चुकी है, वहीं ठाणे शहर के 11 हॉटस्पॉट में 13 मार्च से 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं मुल्क भर में बीते 24 घंटों में 15,353 कोरोना के नए मुतासरीन मिले और 16,606 ठीक हो गए। ये इस महीने दूसरा मौका था जब रोजाना के मुतासरीन की तादाद ज्यादा, यानी मुतासिर होने वालों से ज्यादा लोग ठीक हुए। इससे पहले ऐसा 1 मार्च को हुआ था। पीर के रोज 76 मुतासरीन ने जान गंवाई और एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1331 की कमी आई। तेलंगाना में कोविड-19 के 142 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,153 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1644 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 178 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,96,740 हो गई है। रियासत में
एक्टिव केसेस की तादाद 1769 है, जिनमें 633 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जीएचएमसी के हुदूद में 31 नए मामला दर्ज किए गए हैं। दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक अच्छी खबर आई है। दो अलग अलग स्टडीज में दावा किया गया है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और चीनी कंपनी सिनोविक की वैक्सीन ब्राजील में पाए गए कोविड के नए स्ट्रेन पर असरदार है। न्यूजीलैंड जर्नल की लैब स्टडी में फाइजर का टीका नए P1 स्ट्रेन पर असरदार होने का दावा किया गया। यह स्ट्रेन सबसे पहले ब्राजील में पाया गया था। इससे पहले रिसर्चर्स ने यह टीका ब्रिटेन और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट पर भी असरदार पाया था। हालांकि साउथ अफ्रीकी वेरिएंट पर इसका असर कुछ कम बताया गया था। उधर ब्राजील में किए गए कुछ छोटे छोटे स्टडीज में चीनी कंपनी सिनोविक बायोटेक के टीके को P1 स्ट्रेन पर असरदार पाए जाने का दावा किया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। 20 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन के डोज दिए गए। ये दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। मार्च में ही अमेरिका ने भी 20 लाख डोज पर डे का आंकड़ा पार किया था और पिछले 3 दिन का औसत वहां 21 लाख डोज तक पहुंच गया है। इंडिया दूसरे नंबर पर है। पिछले हफ्ते बड़ी रफ्तार को देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ सकता है। हिंदुस्तान में फेज 2 शुरू होने के साथ ही कोरोना के खिलाफ टीकाकारी की मुहिम शुरू हुई थी और उसे रफ्तार मिल गई थी। 16 जनवरी से 28 फरवरी तक करीब 1 करोड़ 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगी थी। 1 मार्च से सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन डोज देने की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार स्पीड बढ़ रही है। 1 मार्च यानी मार्च के पहले हफ्ते में ही 50 लाख से ज्यादा डोजेस दिए गए हैं, यानी हर दिन औसतन 7.5 लाख से ज्यादा डोजेस दिए जा रहे हैं। दूसरे हफ्ते की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज से 20 लाख से ज्यादा डोजेस के साथ हुई। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 12 मार्च से 5 T20 मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज को इसी साल होने वाले वर्ल्ड T20 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस सीरीज में 4-1 या उससे बेहतर फर्क से जीत हासिल करने पर इंडियन टीम आईसीसी रैंकिंग में दुनिया की बेस्ट T20 टीम बन जाएगी। हालांकि T20 क्रिकेट की शुरुआत से अब तक सभी टीमों के मुजाहरे की बात करें तो टीम इंडिया पहले ही दुनिया में बेस्ट है। 100 या उससे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी टीमों में इंडियन टीम का जीतने का जो विनिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। T20 इंटरनेशनल मुकाबले में विनिंग परसेंटेज के मामले में टीम इंडिया सबसे आगे है। इंडिया ने 2006 से अब तक 137 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। इसमें से टीम को 85 में जीत मिली, यानी इंडियन टीम ने 62.04% मैच जीते हैं। पाकिस्तान की टीम इस मामले में दूसरे मकाम पर है। पाकिस्तान ने 163 मुकाबलों में 99 मैचों में जीत हासिल की है। इस तरह पाकिस्तान को 60.73% मैचों में जीत मिली। 55.90% मैच जीतकर साउथ अफ्रीका की टीम तीसरे मकाम पर है। छोटी दरमियानी बहुत छोटी सनतों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मंगल को कहा कि हुकूमत ने खुद रोजगार और रिवायती सनतों की हौसला अफजाई के लिए स्फूर्ति इंडस्ट्री क्लस्टर कायम करने का हदफ मुकर्रर किया। रिवायती सनतों को फरोग देने के लिए स्फूर्ति स्कीम के बारे में 2 रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए गडकरी ने कहा कि हर जिले में खड़ी ग्राम उद्योग और ग्राम सनत की शाख होनी चाहिए और उनके कुल कारोबार को मौजूदा 88,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाना चाहिए। इस देश में ऐसी योजना है कि ये देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकती है। आपको सबको पता है कि हमारे टोटल जीडीपी ग्रोथ में है हमारे एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30%। कंज्यूमर अफेयर्स के वजीर पीयूष गोयल ने लोकसभा में आज कहा कि कम से कम इमदादी कीमत यानी एमएसपी की रकम को बराह रास्त किसानों के खाते में जमा करने के हुकूमत के फैसले से किसानों को बचौलियों और अड़ातियों से आज़ादी मिलेगी और निज़ाम में शफाफियत आएगी। गोयल ने एक ज़मनी सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क की ज़्यादातर रियासतों में एमएसपी की खरीद की रकम बराह रास्त किसानों के खाते में ऑनलाइन जमा होती है, लेकिन पंजाब एक वाहिद ऐसी रियासत है जो उसकी मुखालिफत करती है। हुकूमत किसानों की भलाई के लिए पुरअज़्म है कि इस देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।